हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूं, केमिस्ट्री की वीडियो। हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, विलेन, या उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, क्लास 12th के लिए। तो उसमें मैंने आप लोग को पहले चैप्टर में बताया था आपको सॉल्यूशन के बारे में, विलेन के बारे में, कितने तरह के विलेन होते हैं, किस प्रकार के विलेन होते हैं, विलेन क्या होता है। उसके बाद दूसरे वाले क्लास में, दूसरे वाले पार्ट में वीडियो के सॉल्यूशन वाले के मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब सांद्रता के पद, जिसमें आपको मैंने मोल प्रभाज बताया था, मोलरता बताया था, और आपको मैंने बताया था परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज भार बटे भार, या प्रतिशत भार बटे आयतन, ये सब बातें बता दी थी। अब उसी कंसंट्रेशन टर्म्स में या सांद्रता के पद में दो चीज़ें और हैं, वो आप लोगों को बताना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वाष्प दाब के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का मैं पढ़ा रहा हूँ और अगली वीडियो आपको किस तरह की चाहिए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ मुझे फॉलो करते जाए, केमिस्ट्री में आप लोगों का रौला जमवा दूंगा। बस सिर्फ आप लोग लाल वाला बटन है ना, उसको जरूर दबाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले मैं बताता हूँ मोलरता के बारे में बात करते हैं। देखो, मोलरता अलग चीज़ है और मोलरता अलग चीज़ है। उसको बोलते हैं मोलैरिटी, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलरता को डिनोट करते थे कैपिटल एम से और मोलरता को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता के फॉर्मूले में ऊपर आते हैं विलेय के मोल। क्या आते हैं? विलेय के मोल आते हैं। और नीचे अपॉन में क्या आता है? विलायक का भार किलोग्राम में। क्या आता है? विलायक का भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में। क्या होना चाहिए? किलोग्राम में। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। नीचे विलेयन का भार याद रख लेते हैं वो लोग, या विलायक का ही भार रखते हैं लेकिन ग्राम में याद रख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर आते हैं विलेय के मोल और नीचे क्या आता है? विलायक का भार किलोग्राम में। क्योंकि विलेयन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो विलेयन होता है, जैसे मान लीजिए आपने विलेयन मिलाया, तो जो ज़्यादा मात्रा में चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम लोग विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और जो कम मात्रा में चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेय। तो मोल आपको रखने हैं ऊपर विलेय के, और नीचे जो भार रखना है वो क्या रखना है? विलायक का। तो इसकी अगर यूनिट देखें तो यूनिट क्या आएगी? ऊपर मोल है, मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, और नीचे क्या आएगा? किलोग्राम। तो मोल पर केजी ये होती है यूनिट, ये होता है आपका मात्रक। किसका? मोलैलिटी का। अभी आपको जब सवाल कराऊंगा इसके ऊपर तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये। 11th में तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th में क्या है? 12th में थोड़ा सा क्या है? कम इंपॉर्टेंट है 12th में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होगा, काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होगा आप लोगों का ये नॉर्मेलिटी भी। तो नॉर्मलता में खासियत क्या होती है? नॉर्मलता को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब इसका फॉर्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बहुत ज़्यादा जटिल टर्म है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला। ऊपर आते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है। और नीचे फॉर्मूले में क्या आता है? नीचे आता है फॉर्मूले में विलेयन का आयतन। क्या आता है? विलेयन का आयतन। अब आयतन विलेयन का आता है, वो किस में आता है? लीटर में ही रखते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा विलेयन का आयतन क्या होता है, लिखा रहेगा सवाल में या दिया रहेगा। लेकिन ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है? तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का भी एक अलग से फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होते हैं ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला, तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आता है भार। क्या आता है? भार, वो भी किसमें? ग्राम में। और नीचे आता है समतुल्य भार। नीचे क्या आता है? समतुल्य भार। अब आप लोग कहेंगे, और ये भार किसका होगा? ये विलेय का भार होगा। क्या होगा? विलेय का भार। अब भार तो पता है, सवाल में दे दिया जाएगा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी दिया जाए। अब आप लोग को नई चीज़ समझ में आ रही होगी, समतुल्य भार क्या होता है। तो समतुल्य भार का एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो समतुल्य भार का आपका फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है मोलर द्रव्यमान। क्या आता है? मोलर द्रव्यमान, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु भार। और नीचे आता है एक्स। ठीक है। तो अब समतुल्य भार के बारे में आप लोग समझ गए। ऊपर आता है मोलर द्रव्यमान, जिसको अणु भार बोलते हैं, और नीचे आता है एक्स। तो मोलर द्रव्यमान तो आपको हर जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा उसका निकाल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले का। लेकिन अब यहाँ पे एक्स क्या चीज़ है? तो एक्स का एक अलग से फॉर्मूला है। तो एक्स क्या होता है? देखो, अम्ल के लिए, किसके लिए? अम्ल के लिए जो एक्स होता है वो होता है H+ आयन की संख्या। क्या होती है? H+ आयन। अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार के लिए जो एक्स होती है उसका मान होता है OH- आयन की संख्या। ठीक है। तो अगर अम्ल है तो उसके लिए H+ आयन होंगे, वो एक्स हो जाएगा। क्षार है तो OH- आयन क्या हो जाएंगे?
x हो जाएगा, और अगर लवण है तो धन आयनों की संख्या, किसकी? धन आयनों की संख्या। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ऊपर आता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या और नीचे आता है विलयन का आयतन। तो इसकी अगर यूनिट देखें तो यूनिट को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में लीटर, ठीक है, क्योंकि विलयन का आयतन को क्या बोलते हैं? लीटर का यूनिट होता है आयतन का, ठीक है। अब यहाँ पर विलयन का आयतन तो समझ में आ गया आपको, लेकिन ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है? तो उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे समतुल्य भार। तो भार विलेय का तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, निकाल क्या सकते हैं, दिया ही रहेगा सवाल में ग्राम में, ठीक है। अब समतुल्य भार आपको नहीं पता है क्या होता है, तो समतुल्य भार का एक अलग से फॉर्मूला होता है। ऊपर आता है मोलर द्रव्यमान, अणु भार। अणु भार तो निकाल सकते हैं ना, अगर आपको केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला दिया जाए तो उसका अणु भार निकाल सकते हैं आप आसानी से। और अपॉन में क्या आता है? एक्स। तो अब यहाँ पे आपको एक्स नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक्स क्या होता है? अगर अम्ल दिए हैं तो अम्ल के लिए एक्स क्या होता है? H प्लस आयनों की संख्या। अगर क्षार दिया है तो क्षार के लिए एक्स क्या होगा? OH माइनस आयन की संख्या। और अगर लवण दिया है तो लवण के लिए एक्स क्या होता है? धन आयनों की संख्या, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्मलता का फॉर्मूला और ये हो गया मोललता का फॉर्मूला। तो अब दोनों के ऊपर मैं आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल देता हूं, तो उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब देखिए, ये मोललता का आपको एक सवाल दिया है, इसमें कहा है 103.65 ग्राम HCl विलयन में, मतलब एक विलयन है, विलयन किसका मिलकर बना है? HCl का विलयन है, और उसमें 3.6 ग्राम HCl है, वो विलेय है। अब आप लोग सोच रहे होंगे विलयन भी HCl है और विलेय भी HCl है, ये कैसे हो गया? तो ये जो आपको दिया है HCl विलयन, इसका मतलब क्या हुआ? विलेय तो उसमें HCl है ही, लेकिन उसका विलायक क्या है? उसका विलयन में, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक क्या होता है? विलायक। तो विलेय तो आपका क्या हो गया? HCl हो गया। क्या हो गया? HCl आपका विलेय हो गया। लेकिन आपका विलायक क्या है? जब विलायक के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या समझते हैं उसको मानते हैं वाटर। वाटर को क्या मानेंगे? विलायक। पानी को क्या मानेंगे? विलायक। तो इसका मतलब आपका जो विलयन बना है वो किसका मिलकर बना है? उसमें HCl आपका क्या रहा होगा? ये विलेय रहा होगा। क्या रहा होगा? विलेय रहा होगा। और आपका ये जो पानी क्या रहा होगा? ये रहा होगा विलायक। पानी क्या रहा होगा? विलायक रहा होगा। और आपको क्या निकालना है? जो निकालना आपको ये है कि जो विलयन बना है, विलयन में आपको क्या निकालना है? विलयन की मोललता निकालनी है। विलयन की क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है। तो सबसे पहले आपको विलयन की मोललता के फॉर्मूले में ऊपर आता है विलेय के मोल। तो सब कुछ जो दिया है सवाल में वो लिख लेते हैं। पहले जो विलेय आपका दिया है HCl का भार लिख लेते हैं। चलो, हम विलेय को क्या मानते हैं? तुमको पता है B मानते हैं विलेय को, और विलायक को क्या मानते हैं? A मान लेते हैं। चलो, तो MB क्या दिया है तुमको? क्या दिया है? MB का मतलब मास। मास का मतलब द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? B का मतलब HCl का द्रव्यमान। कितना दिया है सवाल में? 3.65 ग्राम्स, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखो ये क्या दिया है? 103.65 ग्राम HCl विलयन। ये द्रव्यमान किसका दिया है? ये दिया है पूरे विलयन का द्रव्यमान दिया है तुमको। क्या दिया है? पूरा विलयन का द्रव्यमान। पूरे विलयन में कौन आ गया? विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया। अब तुमको विलेय तो निकल गया है तुम्हारा द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? MA क्या होगा? ये पूरा टोटल द्रव्यमान है विलयन का, और टोटल द्रव्यमान में से विलेय का, इसी में से विलेय का द्रव्यमान कितना है? 3.65। तो जाहिर सी बात है 103.65 में से 3.65 घटा दोगे तो जो बचेगा वो किसका होगा? विलायक का ही तो द्रव्यमान होगा। तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? 103.65 में से 3.65 तुम घटा दोगे तो क्या बचेगा? 100 बचेगा। तो 100 ग्राम तुम्हारा क्या हो गया? विलायक हो गया। अब एक चीज़ और खासियत है, तुमको पता है मोललता के फॉर्मूले में ऊपर आते हैं विलेय के मोल और नीचे क्या आते हैं? विलायक का भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में। तो विलायक का भार तुमने तो ग्राम में निकाला है, तो किलोग्राम में कैसे बदलेगा? ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1/10 आया। 1/10 का मतलब क्या होता है? डिवाइड करोगे तो 0.1 kg। तो विलायक का भार आपका आ गया किलोग्राम में 0.1 kg। अब आपको बताना है विलेय का क्या? मोल, क्योंकि विलेय के मोल ऊपर आते हैं ना, तो विलेय के मोल चलो निकाल लेते हैं। तो विलेय के मोल चलो निकालते नहीं, फॉर्मूला सीधे लिखते हैं हम लोग। मोललता का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है मोललता। मोललता के फॉर्मूले में ऊपर आता है विलेय के मोल। एन का मतलब होता है मोल। एन को किस विलेय के मोल, किसी भी चीज़ के मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो हमने चलो मान लिया एन विलेय, मतलब ऊपर आ गया विलेय के मोल। नीचे क्या आता है? विलायक का भार। क्या आता है? विलायक का भार, वो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। चलो रखते हैं। विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणु भार। मोल किसी भी चीज़ के हों तो उसका फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। अब भार किस में रख दें? किलोग्राम में रख दें क्या? नहीं, मोल वाले फॉर्मूले में जो भार होता है वो किस में होता है? ग्राम में होता है। किस में होता है? ग्राम में। और नीचे क्या रखना आपको? विलायक का भार किलोग्राम में। अब सब कुछ आपको दिया है सवाल में, रख दीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। चलो ठीक है। अब भार देखो, यहाँ पे ऊपर विलेय का भार रखोगे ना। विलेय का भार कितना है? B को तुमने विलेय माना है HCl को, तो B का भार कितना है? 3.65 रख दिया, 3.65।
अच्छा, अब विलेय का ही अणु भार बताइए, अणु भार निकालना आता होगा, HCl है, HCl का अणु भार क्या लिखोगे, H का क्या होता है 1 और Cl का क्या होता है 35.5, टोटल मिला के क्या हो गया 36.5, तो ये हो गया 36.5 अपॉन में विलायक का भार किस में है, किलोग्राम में, 0.1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब जब एक बटे के नीचे एक और बटे लगा होता है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चले करते हैं, 3.65 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3.65। अब 0.1 को 36.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट हल्का सा इधर खिसक आएगा, एक पॉइंट और लेफ्ट में खिसक जाएगा। आप लोग कर तो लेंगे ही ना, मल्टीप्लाई तो कर ही लेते होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.65। अब इनको ऊपर भी वही चीज़ है और नीचे भी वही चीज़ है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, विलेन की मोललता क्या आ गई, 1 आ गई। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ना सवाल। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया था सवाल में, आपको सवाल में जो ये भार दिया था ये टोटल विलेन का भार दिया था। अब इसी में विलेय का भार कितना दिया था 3.65, तो विलायक का कितना हो जाएगा, टोटल विलेन में से विलेय का माइनस कर देंगे तो विलायक का आ गया। और विलायक के भार किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और हमने विलेय का क्या निकाल लिया, अणु भार निकाल लिया, आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भार बटे अणु भार करके इसके मोल भी निकाल लिए, और सॉल्व करने के बाद में हमारी मोललता कितनी आ गई, 1 मोलैलिटी आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको एक सवाल कराता हूँ मैं। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए नॉर्मलता का सवाल लाया हूँ, मैंने इसीलिए ये चीज़ दर की फॉर्मूला मिटाया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मलता के फॉर्मूले में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, और फॉर्मूले के अंदर भी जो टर्म्स होते हैं उसके भी क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा रहने दिया है। चलिए देखते हैं आपका सवाल। आपको दिया है सवाल में H2SO4 का एक विलेयन है जो क्या है 1500 ml है, मतलब H2SO4 जो विलेयन बना है पूरे विलेयन का आपको क्या दिया है, आयतन दिया है। तो जाहिर सी बात है विलेयन का आयतन दिया है, V दिया है किसका, विलेयन का। सवाल में आपको दिया है विलेयन का आयतन कितना, 1500 ml, लेकिन आपको पता है नॉर्मलता वाले फॉर्मूले में जो विलेयन का आयतन होता है वो किसमें होता है, लीटर में। तो ml को लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15/10 का मतलब क्या होता है 1.5 लीटर। तो इसका मतलब विलेयन का आयतन क्या है लीटर में, 1.5। अब आपको निकालना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए ऊपर क्या आता है, विलेय का भार आता है। कैसे क्या आता है, विलेय का भार। तो विलेय आपका क्या है, H2SO4 क्या है, विलेय है। अब आप लोग सोचेंगे इसमें विलायक क्या है, विलायक कुछ नहीं दिया है तो समझ लीजिए क्या है, पानी विलायक है, लेकिन यहाँ पे विलायक का कोई काम नहीं है। तो लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको विलेयन में कौन विलेय है और कौन क्या है, विलायक है। तो सबसे पहला काम अब हमारा क्या हो गया, भार निकालना, किसका, विलेय का। विलेय कौन है, H2SO4 है। इसका भार कैसे निकालोगे, भार दिया है क्या, नहीं दिया है, मोल दिए हैं, तो मोल से भार निकाल सकते हो ना तुम। कैसे निकालोगे, मोल बराबर होता है फॉर्मूला भार बटे अणु भार, मोल बराबर होता है फॉर्मूला भार बटे अणु भार। ठीक है, अणु भार H2SO4 का निकाल सकते हो ना, कैसे नहीं, फर्क होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, 64 और 2 कितने हुए 66, 66 30 96, 96 और 2 98, तो अणु भार कितना हो गया 98। भार निकालना है, मोल दिए हैं, मोल कितने दिए हैं 0.05 रख दिया हमने। भार निकालना है तो चलो इसको हमने क्या मानते हैं, बी मानते हैं विलेय को, तो MB लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अणु भार कितना होता है 98, 98 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, चलो MB बराबर तुम्हारा आ जाएगा, 5 को 8 से करोगे 40 के 0 कैरी 4 आया, 5 9 45, 45 और 4 कितने हुए 49 हुए। कितने नंबर के बाद तुमको 0 लगाने हैं, 1 और 2, सीधे हाथ से 2 नंबर के बाद में, तो इसका मतलब 4.9 ग्राम आ गया तुम्हारा। विलेय का भार क्या आ गया 4.9 ग्राम। चलो विलेय का भार भी आ गया, अब हमको ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए विलेय का भार आ गया, उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, समतुल्य भार। तो समतुल्य भार भी निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालते हैं, समतुल्य भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान अपॉन में x। अब x क्या होता है, अगर अम्ल है तो H+ आयनों की संख्या। तो देखो यहाँ पे क्या है, H2SO4 क्या है तुम्हारा, अम्ल है, क्या है, अम्ल है, तो अम्ल के में H2SO4 है तुम्हारा, H2SO4 क्या हो गया, अम्ल है तुम्हारा, क्या है, एसिड है। ठीक है, अब अम्ल के लिए x क्या होता है, x होता है H+ आयनों की संख्या। तो यहाँ पे H कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो x बराबर क्या दिया है, 2 दे दिया है आपको। ठीक है ना, अब निकालते हैं हम लोग क्या, समतुल्य भार निकालते हैं। चलो क्या निकाल लेते हैं, समतुल्य भार। तो समतुल्य भार बराबर क्या होता है, ऊपर आता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना दिया है H2SO4 का, 98 निकाल चुके हो तुम लोग, और नीचे समतुल्य भार में x आता है, x कितना दिया है 2, तो 2 को 98 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। तो तुम्हारे पास में सब कुछ आ गया, जो जो नॉर्मलता के लिए चाहिए सब आ गया। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या सीधे निकाल लेते हैं हम लोग। चलो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए क्या रखना होता है, ऊपर हमें भार विलेय का, कितना दिया है भार विलेय का, अभी तुमने निकाला है 4.9 ग्राम, कितना दिया है 4.9।
अपॉन में नीचे क्या आता है, समतुल्य भार आता है। समतुल्य भार तुमने कितना निकाला, 49 निकाला। कितना निकाला, 49। पॉइंट हटाया यहाँ से, 1 0 बढ़ाया, 49 बन जा 49, 49 बन जा 49 और 0, तो 1/10। तो नॉर्मलता तुम्हारी क्या आ गई, 1/10 का मतलब 0.1, तो नॉर्मलता आ गई 0.1। सवाल आप लोग समझिए ध्यान से, नॉर्मलता का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर्मूले में ऊपर आता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नीचे आता है विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं, ऊपर भार और नीचे समतुल्य भार। भार तो समझ में आ गया, समतुल्य भार क्या होता है, समतुल्य भार का मतलब होता है ऊपर आता है मोलर द्रव्यमान, नीचे आता है एक्स। मोलर द्रव्यमान तो पता है एक्स क्या होता है, अगर अम्ल है तो H+ आयन, क्षार है तो OH- आयन और लवण है तो धन आयनों की संख्या। ठीक है ना। तो अब फॉर्मूले में तुमको क्या दिया था, विलयन का आयतन 1500 ml, इसको लीटर में बदला तो 1.5 लीटर आया। और H2SO4 विलय था तो इसका द्रव्यमान वो निकाला, मोलर द्रव्यमान 98 आ गया। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना था, ऊपर आता है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए हमको क्या चाहिए होता है, भार। तो भार के लिए आपको मोल दिए थे, इसके मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो यहाँ से हमारा विलय का भार क्या आ गया, 4.9 ग्राम। अब भार भी आ गया, समतुल्य भार निकालना था। समतुल्य भार के लिए ऊपर मोलर द्रव्यमान, नीचे एक्स। तो एक्स पता है क्या होता है, H2SO4 अम्ल है तो अम्ल के लिए एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें H कितने हैं, 2। तो समतुल्य भार निकाल लिया, ऊपर मोलर द्रव्यमान, नीचे एक्स, तो 49 आ गया। तो बस अब तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना था। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या निकाला, ऊपर भार नीचे समतुल्य भार। तो भार कितना दिया था, 4.9, और समतुल्य भार कितना दिया था आपको, 49 दिया था, निकाला था आपने। तो 1/10, ये भी हम लोग का नॉर्मलता नहीं आई है, ये 1/10 क्या आया है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आया है। क्या आया है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है ना। तो अभी हमको नॉर्मलता निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या होता है, नॉर्मलता निकालने के लिए फॉर्मूले में ऊपर आता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो कि हमने क्या निकाली, 0.1। और अपॉन में क्या आता है, विलयन का आयतन लीटर में। कितना आया विलयन का आयतन, 1.5। तो ये होगा आपका सही आंसर। क्या होगा, देखिए अब ऊपर भी एक नंबर के बाद में पॉइंट है और नीचे भी, तो हट जाएगा। तो 1/15 ये क्या आ गई, नॉर्मलता। इसको पॉइंट में बदल सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता क्या आ गई, 1/15। ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 2-3 बार सवाल इस तरह के करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए आप लोगों को पढ़ाते हैं आगे वाष्प दाब के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाष्प दाब के बारे में क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, वेपर प्रेशर। वाष्प का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो भाप होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। कोई भी लिक्विड चीज़ है, अगर कोई द्रव है तो उसको उसकी वाष्प कब बनती है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या बनेगी, भाप बनेगी या वाष्प बनेगी। तो वाष्प क्या करती है, वाष्प तो समझ में आ गया क्या होती है, भाप जो बनती है किसी भी लिक्विड की उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं या वेपर बोलते हैं। और दाब का मतलब क्या होता है, दाब का मतलब होता है आपका बल। दाब क्या होता है, एक तरह का बल ही होता है। प्रेशर क्या होता है, एक तरह का बल होता है, जो क्या होता है, लंबवत लगता है। किसी सतह पर जो लंबवत बल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या वाष्प। आप लोग समझ गए क्या होती है, वाष्प क्या होती है, किसी भी लिक्विड चीज की जो भाप बनती है उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प। और दाब क्या होता है, किसी भी सतह पर जो बल लगाती है कोई चीज उसी को क्या बोलते हैं, दाब। तो अगर वाष्प जो होती है, भाप जो होती है, किसी भी सतह को क्या कर रही है, दबा रही है, उस पर बल लगा रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए तो बर्तन ऊपर से मान लीजिए खुला बर्तन है और नीचे आप हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड के जो सतह के जो ऊपर के अणु होते हैं, सबसे पहले भाप किसकी बनती है, ऊपर वाले अणुओं की बनेगी, तो भाप बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको वाष्प तो दिख रही है, भाप तो दिख रही है, वेपर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या ये भाप जो है दाब लगा पाएगी, आसपास दीवारों पे दाब लगाएगी, यहाँ पे नहीं लगाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से तो खुला बर्तन है ना, खुले बर्तन में कहाँ दाब लगा लेगी, जो भाप बनेगी ऊपर हवा में निकल जाएगी, तो यहाँ पे कोई वाष्प दाब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा बर्तन लिया जो पूरी तरह से बंद है और इसको अगर आप गर्म करेंगे तो इसकी भाप बाहर नहीं निकल पाएगी ना, और भाप बाहर नहीं निकल पाएगी तो जाहिर सी बात है बर्तन की दीवारों पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, और दाब लगाएगी तो इसी यहाँ पे वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपने देखा होगा, सबके घर में कुकर होगा। कुकर में क्या होता है, अगर आप उसमें खाना बना रहे हैं भगोने में, और भगोने का ढक्कन खुला है मान लीजिए, ठीक है ना, तो आप जब गर्म करेंगे तो भाप क्या हो जाएगी, भगोने से ऊपर बाहर निकलकर हवा में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो वहाँ पे वाष्प दाब क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ पे खाना बनने में क्या लगेगी, देर लगेगी थोड़ी। और कुकर में आसानी से खाना क्यों बन जाता है, क्योंकि कुकर में क्या होता है, चारों तरफ क्या लगी होती है, वो ऐसी आपकी रबर लगी होती है कि उससे वाष्प जो है बाहर नहीं निकल पाती है। कुकर में दाल बन रही है, मान लीजिए क्या बन रही है, दाल, तो दाल में क्या है होता है, पानी भी होगा, जाहिर सी बात है। तो पानी जैसे जैसे गर्म होगा तो वो भाप बनेगा अंदर, और भाप क्या होगा, कुकर से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो भाप कुकर की दीवारों पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, दाब लगाएगा। तो जो वाष्प दाब होगा उसकी वजह से अंदर टेम्परेचर
दाब जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा अंदर, तो कम टेम्परेचर में भी जल्दी खाना बन जाएगा, क्योंकि अंदर और टेम्परेचर बढ़ रहा है किसकी वजह से, वाष्प की वजह से, और वाष्प वहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रही, इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर वाष्प दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका नाम होता है प्रेशर कुकर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वाष्प दाब क्या होती है। जो भी भाप जो होती है बंद बर्तन पर जो उसकी दीवारों पर बल लगाती है, दाब लगाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को वाष्प दाब समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या टॉपिक है इसका। अब हम लोगों को पढ़ना है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, जैसे मान लो कि विलयन बनाना है, अभी हम बता ही चुके हैं तुम लोगों को विलयन क्या होता है। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, और एक होता है विलायक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो विलेय और विलायक ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती है। हमने जब तुमको बताया था विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार में बताया था विलेय ठोस हो सकता है, विलायक क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, विलेय भी गैस हो सकता है, या विलेय और विलायक दोनों ही क्या हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने विलयन लिया है वो इस तरह का विलयन लिया है कि उसमें वाष्पशील विलेय है तथा वाष्पशील विलायक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वाष्पशील का मतलब एक ऐसा विलेय जिसकी हम क्या बना सके, भाप बना सके, वाष्प बना सके, और विलायक भी उस तरह का है जिसका हम क्या बना सके, भाप बना सके। तो अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि किसका हम भाप बना सकते हैं और किसका वाष्प नहीं बना सकते हैं। अभी जब आगे दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी बस आप लोग इतना समझिए कि जो विलयन बना है जिसमें विलेय और विलायक है दोनों की हम क्या बना सकते हैं, भाप बना सकते हैं। तो राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट ने ये बताया कि अगर आपने दो चीज़ें ली हैं, मान लो एक चीज़ ली है ए और एक क्या लिया है बी, तो इनको मिला के आपने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। हमने यहाँ पे मान दिया विलेय क्या है हमारा, ए है, और सॉरी विलेय को हम बी मानते हैं, तो अभी विलेय को ही हम लोग क्या बनाते हैं, बी बनाते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। विलेय हमने मान लिया बी और विलायक क्या मान लिया, ए, ठीक है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अगर शुद्ध यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, अभी हमने मिलाया नहीं है, अभी हमने विलेय को अलग रखा है और विलायक को क्या रखा है, अलग रखा है। तो जब विलेय को गर्म करेंगे तो इसकी भी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और विलायक को गर्म करेंगे तो इसकी भी क्या बनेगी, वाष्प। और हर बर्तन क्या है, बंद है, तो जाहिर सी बात है जो वाष्प रहेगी चारों तरफ क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा, विलेय का जो भाप होगा वो प्रेशर लगाएगा, तो उसको बोलेंगे विलेय का वाष्प दाब, ठीक है। और यहाँ पे विलायक का जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक की जो भाप बनेगी वो जो प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक का वाष्प दाब। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, विलयन बना दिया है, क्या बना दिया है, विलयन। तो विलयन में ए और बी दोनों चीज़ें क्या हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ए के भी अणु रहेंगे और बी के भी क्या रहेंगे, अणु रहेंगे। तो ए की भी वाष्प बनेगी और बी की भी वाष्प बनेगी। जब ए की और बी की दोनों की वाष्प बनेगी तो जो प्रेशर होगा, जो दोनों का वाष्प दाब होगा, वो क्या होगा, टोटल वाष्प दाब आ जाएगा। तो इसने राउल्ट के नियम ने यही बताया कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मतलब अभी हमारा विलयन ए है, तो अगर हम माने पी ए हमने क्या माना है, ए का आंशिक वाष्प दाब। सिर्फ और सिर्फ विलयन के अंदर दो चीजें हैं, ए और बी। तो पी ए का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब प्रेशर होता है, तो वाष्प दाब को हम डिनोट करते हैं किससे, पी से, कैपिटल पी से, और पी ए लिखा है। तो इसका मतलब जो पी ए है वो क्या है, विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब, ठीक है। तो ये किसके समानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के, ए के मोल प्रभाज के। जाहिर सी बात है जिसके मोल ज्यादा होंगे उसकी जो है भाप भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, और जिसकी भाप ज्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर, उसका भाप का जो दाब होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए भी यही बात होगी। अगर इसी विलयन के अंदर बी की बात करें तो पीबी क्या होगा, इसका भी जो ये भी होगा किसके समानुपाती होगा, बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मोल प्रभाज क्या होता है तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को, ये बता चुके हैं पहले ही क्लास में। मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे ए का मोल प्रभाज बताना है हमको तो ऊपर आते हैं ए के मोल और नीचे क्या आते हैं, टोटल मोल। बी का मोल प्रभाज बताना है तो ऊपर बी के मोल आएंगे और नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल, ठीक है ना। अभी आपको एक चीज बता देता हूं, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कहीं भी हो, अगर कहीं समानुपाती का निशान लगा है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन। तो प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो क्या आता है, एक इक्वल का साइन आता है। क्या आता है, इक्वल का साइन। और एक चीज और ध्यान रखनी, कभी भी अगर समानुपाती का निशान हट के इक्वल का साइन आएगा तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक। अब आप लोग सोचेंगे नियतांक कैसे अपने मन से आ जाएगा, कुछ नहीं। हर फॉर्मूले में जो नियतांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। हर फॉर्मूले में जो नियतांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। और वो वैल्यू आप लोग पता नहीं कर सकते हैं। वो वैल्यू कैसे पता चलेगी, वो वैल्यू पता चलती है एक्सपेरिमेंट से। तो जाहिर सी बात है जिस भी वैज्ञानिक ने, जिस भी साइंटिस्ट ने इस तरह का फॉर्मूला बनाया होगा उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब उनको जाके नियतांक की वैल्यू पता चली होगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो नियतांक आता है वो आता है आपका, देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे पी ए है, अभी मैंने आपको बताया ये निशान हटेगा समानुपाती का, तो कौन सा निशान आएगा, बराबर का। और जो यहाँ पे नियतांक आता है वहां पे आता है पी नॉट ए।
और एक्स ए है तो एक्स ए तो रहेगा ही, ठीक है। ये तो आ गया पी ए, आ गया क्या, ए का वाष्प दाब विलयन में, ठीक है। अब इसी तरह से पी बी करेंगे तो यहाँ से ये समानुपाती का निशान हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट बी आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स बी साथ में रहेगा। तो ये जो आया आपका, ये आया बी का वाष्प दाब। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी कहाँ से नई चीज आ गई, तो चलिए देखते हैं, वो भी समझाते हैं आपको। पी नॉट ए क्या होता है, शुद्ध ए का वाष्प दाब। क्या होता है, शुद्ध ए का वाष्प दाब। और पी नॉट बी क्या होता है, शुद्ध बी का वाष्प दाब। अब शुद्ध ए और शुद्ध बी क्या है, देखिए मैंने आपको बताया ना, विलयन किससे मिलकर बना होता है, दो चीजों से। अभी हमने बी को विलेय माना है और ए को क्या माना है, विलायक माना है। तो जाहिर सी बात है, जब अकेला ए रखा है किसी बर्तन में, अकेला विलायक रखा है, तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा ना, तो उसी को बोला गया है। उसके आगे लगा है नॉट। नॉट का मतलब क्या है, नॉट कोई नई चीज नहीं है, वो हमने सिर्फ अलग करने के लिए, पी ए और पी नॉट ए को अलग करने के लिए यहाँ पे नॉट लगा दिया है। नॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर ए जब था तब उसका वाष्प दाब क्या था। जैसे ये बर्तन में अलग ए रखा है ना, तो यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा इसका, इसी को हमने बोला है क्या, पी नॉट ए। जब यहाँ पे हमने मिलाया नहीं था बी को, तो ये क्या था, प्योर बी था, तो यहाँ पे जो इसका वाष्प दाब था उसको हमने क्या बोला है, पी नॉट बी। और जब ये दोनों मिल गए, विलयन के अंदर आ गए, तब ए के वाष्प दाब को हमने क्या बोला, पी ए बोला। और जब ये दोनों विलयन में मिल गए, बी के वाष्प दाब को मिलने के बाद में, विलयन में जाने के बाद में बी के वाष्प दाब को हमने क्या बोला, पी बी बोला। तो अब अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट बी क्या होता है, पी ए क्या होता है और पी बी क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पी नॉट ए, तो इसका मतलब शुद्ध ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी शुद्ध बी का वाष्प दाब। अच्छा, बात करें अगर पी ए, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, पी ए को क्या बोलेंगे, पी ए को बोलेंगे ए का वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब विलयन में, ए का आंशिक वाष्प दाब विलयन में, ठीक है ना। और इसी तरह हम पीबी को क्या बोलेंगे, बी का आंशिक वाष्प दाब विलयन में, ठीक है ना। तो पी ए, पी बी और पी नॉट ए और पी नॉट बी में कोई दिक्कत आज से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो आ गया अलग अलग आ गया, मतलब जब हमने विलयन में ए और बी को मिला दिया तो ए का वाष्प दाब आ गया, ए का आंशिक वाष्प दाब आ गया विलयन में पी ए, और बी का आंशिक वाष्प दाब आ गया विलयन में पी बी। अभी हमको क्या बताना है, विलयन में तो ए भी मौजूद है और पी भी मौजूद है, तो टोटल वाष्प दाब क्या होगा, कुल विलयन का वाष्प दाब, कुल विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम बोलते हैं पीटी से। पीटी का मतलब क्या हो गया, इसको डिनोट करने का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया प्रेशर और टी का मतलब हो गया टोटल। तो कुल वाष्प दाब को हमने डिनोट किया किससे, पी टोटल से, विलयन के। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के। किसके बराबर होगा, पी ए और पी बी के बराबर होगा, जहां पे पी ए क्या है, विलयन के अंदर ए का आंशिक वाष्प दाब, और पी बी क्या है, विलयन के अंदर बी का आंशिक वाष्प दाब। और पी ए और पी बी को तुम एक फॉर्मूला निकाल ही चुके हो, पी नॉट ए एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे पी टोटल बराबर तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए है, आपसे जो डेरिवेशन आएगा, जो सवाल पूछेगा, मान लीजिए सवाल बोर्ड में ऐसे आता है कि अगर किसी हम वाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक को हम मिलाएं और उसका विलयन बनाएं, तो बताइए जो कुल विलयन का वाष्प दाब होगा राउल्ट के नियम के हिसाब से, उसके लिए सूत्र विस्थापित कीजिए या सूत्र का निगमन कीजिए या उसके फॉर्मूले का क्या करिए, डेरिवेशन करिए। तो इसी तरह से आप लोगों को समझना है, बस आप लोगों को राउल्ट का नियम याद रखना है। राउल्ट ने क्या नियम बताया, राउल्ट ने ये नियम बताया, अगर दो चीजें हैं मान लीजिए ए और बी, उनको हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। एक उसमें विलेय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है ना। तो उसने बताया कि जो किसी भी अवयव का वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता सकता था। मोल प्रभाज का मतलब क्या हो गया, अगर मोल प्रभाज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मोल भी क्या होंगे, उसके ज्यादा होंगे, और मोल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उसके क्या बनेगी, भाप भी क्या बनेगी, ज्यादा, और भाप ज्यादा बनेगी तो उसके भाप का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सी बात बताई थी उन्होंने, बस खाली इसको फॉर्मूले का रूप देना था, वो इंपॉर्टेंट काम था। तो आप ये याद रखिए, अगर कोई विलयन बना है जिसमें दोनों चीजें क्या है, वाष्पशील है, तो उसका टोटल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जहां पे पी नॉट ए क्या है, शुद्ध ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध बी का वाष्प दाब, पी टोटल क्या है, पूरे विलयन का कुल वाष्प दाब, एक्स ए क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। एक्स ए का मतलब क्या हो गया, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, और एक्स बी क्या है, बी का मोल प्रभाज, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं अगली चीज क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग।
आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, मैंने इधर का आपको मिटा दिया है। अभी देखिए हमको हमारे पास में आया है पी टोटल, मतलब टोटल जो वाष्प दाब आता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आया है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर मैंने बताया था सिर्फ दो चीज़ें हैं, क्या है, विलयन है, तो जाहिर सी बात है विलयन में दो चीज़ें, एक है विलय और एक है विलायक। तो जाहिर सी बात है विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए और बी से। हमने बताया था टोटल मोल प्रभाज जो होता है, कुल मोल प्रभाज, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। अब इसमें दो ही चीजें हैं, तो एक तो ए का मोल प्रभाज होगा और दूसरी चीज किसका मोल प्रभाज होगा, बी का मोल प्रभाज। ये किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी लिखा है, तो एक्स ए को हटा के यहाँ पे पूरा टर्म एक्स बी में करना चाहें, या एक्स बी को हटा के पूरा टर्म किस में करना चाहें, एक्स ए में करना चाहें, तो कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से आप एक्स बी को क्या लिख सकते हैं बताइए, ये 1 है, एक्स ए इधर आएगा तो माइनस एक्स ए हो जाएगा, तो एक्स बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। चलो रख देते हैं फॉर्मूले में। तो पी टोटल बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट बी और प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये पी नॉट ए एक्स ए है और ये पी नॉट बी क्या है, एक्स ए है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पी नॉट बी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्स ए और एक्स ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे इसमें से, और इसको पास पास लिख देते हैं, तब समझ में आएगा आपको। पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब देखो इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, हमें एक्स ए कॉमन लेने वाले हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और क्या बचेगा, एक्स ए प्लस पी नॉट बी। ये आ गया पी टोटल। देखो यहाँ पे अब एक्स बी गायब हो गया, इस पूरे फॉर्मूले में क्या गायब हो गया, एक्स बी गायब हो गया। तो तुमको देखो ये तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, इक्वेशन पढ़ी होंगी, बहुत सारे जो तुम्हारे क्या होते हैं, शेप होते हैं, जैसे सर्कल होता है, लाइन होती है, इन सब की तुमने क्या पढ़ी होंगी, ग्राफ पढ़ी होंगे। तो देखा होगा तुमने जो रेखा का समीकरण होता है वो बराबर होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो देखो ये इसी से मिलता जुलता है कि नहीं है ना। तो इसका जो ग्राफ होता है, किसका ग्राफ, जो टोटल विलयन, अगर दो विलयन में दो चीज़ें हैं ए और बी, और दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो टोटल क्या आता है, प्रेशर आता है, टोटल वाष्प दाब आता है, उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आपको याद सिर्फ यही रखना है, क्योंकि ये तो आप आसानी से, ये नहीं याद रखना है, एक एक फॉर्मूला नहीं याद रखना है। यहाँ से आपको अगर एक्स ए है तो एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी देख सकते हैं, एक्स बी को क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए रख सकते हैं। तो ये नहीं याद रखना है आपको याद यही रखना है, बाकी आप तो बदल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है। जब ये चीज़ पता है, ये इस पर रखेंगे तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या निकाल दिया, ग्राफ बना दिया। आपको ये समझ में आ गया कि इसका किसका जो ये इक्वेशन बनी है, इसका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो चलिए आपको मैं ग्राफ बना के समझा देता हूँ, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया है इसमें। मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, इधर इस तरफ का मिटा के, और आसानी से आपको समझ में आएगा ग्राफ। ठीक है ना। तो चलिए इधर का नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये रहा आप लोगों का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में देखिए क्या होती है, हमेशा दो एक्सिस होती हैं, एक होती है जो एक्स एक्सिस और एक क्या होती है, वाई एक्सिस। हमने वाई एक्स पर क्या लिया है, वाष्प दाब लिया है, मतलब वाई एक्स पर जो भी वैल्यू है वो क्या है, वाष्प दाब है, और एक्स अक्ष पर क्या है, मोल प्रभाज। अब देखिए हमारे पास में दो चीजें थी, एक था ए और एक क्या था, बी। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने ए का मोल प्रभाज शुरुआत में जो माना है, ए का मोल प्रभाज हमने माना है 1, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ए का मोल प्रभाज क्या मान लिया है, 0। यहाँ से यहाँ जाने पर ए का मोल प्रभाज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे हमने बी का मोल प्रभाज 0 माना था, और यहाँ पे बी का मोल प्रभाज हमने क्या माना है, 1। तो मतलब इधर से इधर लेफ्ट से राइट जाने पर ए का मोल प्रभाज क्या हो रहा है, घट रहा है 1 से 0, और बी का मोल प्रभाज 0 से 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हमने ये मान के चले हैं कि ए जो शुद्ध ए है और ये क्या है, शुद्ध बी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं बी का वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है शुद्ध बी का, और शुद्ध ए का क्या है, कम है। ए का भी ज्यादा हो सकता है, वो सवाल में आपको जैसा दिया होगा, यहाँ पे भी हमको ए और बी नहीं पता है ना एग्जैक्टली क्या है, तो हम ये मान के चल रहे हैं बी का वाष्प दाब ज्यादा है शुद्ध का, और ए का शुद्ध ए का वाष्प दाब क्या है, कम है। तो इसीलिए हमने तुमने देखा होगा यहाँ पे हमने पी नॉट ए नीचे बनाया है और पी नॉट बी क्या बनाया है, ऊपर बनाया है यहाँ पे, क्योंकि पी नॉट बी ज्यादा है और पी नॉट ए को हमने क्या माना है, कम माना है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो देखो इधर वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट रेखा बनेगी ना, पी ए का वाष्प दाब कैसे घटेगा, ए के जब जाहिर सी बात है मोल प्रभाज घटेंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे ए का वाष्प दाब भी क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ए का मोल प्रभाज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बी का मोल प्रभाज बढ़ रहा है तो बी का वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अधिकतम वाष्प दाब क्या होगा बी का, बी नॉट बी, पी नॉट बी, और अधिकतम ए का वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट ए होगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा शुद्ध ए का वाष्प दाब, कौन सा, ये हो गया पी नॉट बी, तो पी नॉट पी बी हो गया, ये क्या हो गया, पी बी। पी बी को क्या बोलते हैं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये वाला किसका हो गया, ए का है,
तो ये पी ए का, विलियन के अंदर ए का वाष्प दाब क्या है, पी ए है, इसको क्या बोलेंगे, पी नॉट ए एक्स से, ठीक है ना। विलियन के अंदर ए का वाष्प दाब क्या है, पी ए, और विलियन के अंदर बी का वाष्प दाब क्या है, पी बी। ये हो गया तुम्हारा पी बी का वो ग्राफ, और ये क्या हो गया, पी ए का, और ये क्या हो गया, टोटल ग्राफ, क्या हो गया, टोटल ए और बी को मिला देंगे जिसको बोलते हैं पी टोटल, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अच्छे से समझ लीजिए ग्राफ को, अगर आप इसके साथ में ग्राफ भी बनाएंगे तो सवाल 100% सही माना जाएगा, और जो चेक करेगा उसको भी लगेगा कि आपको क्या है, नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, पी नॉट ए और पी ए में क्या फर्क है, पी नॉट ए और पी ए में क्या फर्क है। पी नॉट ए का मतलब जब ए अकेला था तो जो उसकी वाष्पदाब थी शुद्ध ए की वाष्पदाब, उसको पी नॉट ए बोला है। और पी ए क्या है, जब ए विलयन के अंदर आ गया है तो ए का आंशिक वाष्पदाब। तो इसमें और इसमें कुछ फर्क होगा, बिल्कुल फर्क होगा। देखो, जब पी नॉट ए था तो अकेला था, क्या था, ए अकेला था, और ए अकेला था तो ए का मोल प्रभाज कितना रहा होगा, ए का मोल प्रभाज 1 रहा होगा ना। क्यों 1 रहा होगा, जाहिर सी बात, जब कोई मोल प्रभाज क्या होता है, ऊपर आते हैं ए के मोल और नीचे क्या आते हैं, टोटल मोल। तो ऊपर ए के मोल में क्या आएगा, तो अभी मैंने बताया आपको पी नॉट ए क्या है, शुद्ध ए का वाष्पदाब, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी नॉट ए और पी ए में क्या फर्क है, देखो जब पी नॉट ए अकेला था तो इसका मतलब इसका ए का मोल प्रभाज क्या रहा होगा, 1। क्यों मोल प्रभाज 1 रहा होगा, क्योंकि मोल प्रभाज में ऊपर क्या आता है, जो भी चीज का मोल प्रभाज निकालना है ऊपर उसके मोल और नीचे टोटल मोल। जब ए अकेला है तो ए के कुछ भी मोल रहे, मान लिया ए के एन ए मोल है, क्या है, एन ए मोल, और नीचे टोटल मोल में क्या आएगा, टोटल मोल में ए अकेला है और ए के मोल एन ए है तो नीचे भी ए ही आएगा, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए तुमने देखा शुद्ध वाला वाष्पदाब अधिक होता है, जब उसको हम विलयन में ले जाते हैं तो उसका वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि विलयन के अंदर तो कोई और भी चीज होगी, जाहिर सी बात है, अकेले एक चीज का तो विलयन हो नहीं सकता है। तो विलयन के अंदर बी भी साथ में मौजूद है, तो ए का मोल प्रभाज 1 तो रहेगा नहीं। जब मोल प्रभाज 1 होता है तब अधिकतम वेपर प्रेशर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शुद्ध विलय हो या शुद्ध विलायक हो, उसका वाष्पदाब बोलते हैं। तो शुद्ध चीज का वाष्पदाब ज्यादा होता है, और जब विलयन के अंदर आ जाता है तो उसका वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए इसको सबको। अब जो मैंने आप लोगों को अभी न्यूमेरिकल कराया है, जो डेरिवेशन कराया है सॉरी, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। इस न्यूमेरिकल में देखो क्या दिया है, लिखा है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्पदाब कितने हैं, 450 और 750 mm ऑफ Hg हैं। कुल वाष्पदाब क्या है, 600 mm ऑफ Hg हो। तो द्रव मिश्रण का संगठन और साथ ही ए का विलयन में आंशिक वाष्पदाब बताइए। तो जाहिर सी बात है, दो चीजें हैं, दो चीजें मिलाई गई हैं तो क्या बन रहा है, विलयन। एक चीज आपका ए है और दूसरी चीज क्या है, बी है। तो ए और बी को मिला के क्या बनाया गया, विलयन। और साथ में तुमसे क्या कहा है, ए और बी के वाष्पदाब शुद्ध द्रव के। अच्छा, ये चीज क्यों दी है 350 केल्विन पर, ये इसलिए दिया होता है क्योंकि देखो वाष्पदाब वगैरह जो होते हैं, दाब वगैरह होते हैं, वो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर वाष्पदाब क्या हो सकता है, घटता और बढ़ता है, क्योंकि दाब किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए तुमको सवाल में देखो कहीं दिया रहेगा 350 केल्विन पर, मतलब टेम्परेचर क्या है, पूरे जो भी घटना हो रही है इस घटना के दौरान टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, टेम्परेचर घट बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए तुमको दिया है इतने टेम्परेचर पर, ठीक है ना। बाकी इसका काम कहीं पे नहीं है। देखो तुमको कहा है शुद्ध ए और शुद्ध बी के वाष्पदाब क्या है, 450 और 750 mm ऑफ Hg। अब ये mm ऑफ Hg क्या है, ये यूनिट होती है, ये क्या होता है, मात्रक होता है प्रेशर के। प्रेशर के कई मात्रक दिए होते हैं, देखो कहीं कहीं पे तुमको बार दिया होगा, कहीं कहीं पे प्रेशर का मात्रक दिया होता है ATM, कहीं कहीं पे प्रेशर का मात्रक क्या दिया होता है, mm ऑफ Hg, कहीं कहीं पे दिया होगा मेगा पास्कल, कहीं कहीं पे दिया होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कई सारे यूनिट होती हैं, तो यहाँ पे तुमको दिया है mm ऑफ Hg। तो आंसर भी तुम निकालोगे तो किस में निकालोगे, mm ऑफ Hg में ही निकालोगे, क्योंकि जब वो उसमें mm ऑफ Hg में प्रेशर दिया है तो आंसर भी किस में आएगा, mm ऑफ Hg में आएगा। तुमको सवाल में दिया है शुद्ध ए और शुद्ध बी। शुद्ध ए के वाष्पदाब को क्या बोलते हैं बताओ, हमने बताया था जब वो शुद्ध होते हैं तो उसको पी नॉट से डिनोट करते हैं, किससे, पी नॉट। अब शुद्ध ए का क्या है, तो पी नॉट ए 450 दिया है तुमको, mm ऑफ Hg लिख लो जो दिया है सवाल में। 750 क्या दिया है शुद्ध बी का, शुद्ध बी का मतलब पी नॉट बी दिया है सवाल में तुमको क्या, 750 mm ऑफ Hg। और क्या दिया है, कुल वाष्पदाब। कुल वाष्पदाब क्या करोगे, जब ए और बी को मिला दोगे, ए और बी को मिला दोगे तो क्या होता है, एक विलयन बन जाता है, और विलयन का कुल वाष्पदाब उसी को तो पी टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी टोटल। ये कितना दिया है, 600
mm ऑफ Hg। तुमसे सवाल में क्या पूछा है, मिश्रण का संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, किन किन चीजों से मिश्रण मिलके बना है उसकी मात्रा। अब मात्रा क्या बता सकते हो, ए और बी से मिलके बना है तो ए का मोल प्रभाज बता सकते हो और बी का, तो तुमको मतलब ए का मोल प्रभाज बताना है और किसका मोल प्रभाज बताना है, बी का। और साथ ही में एक चीज और पूछी है, कहा है जब विलयन बन गया है तो विलयन के अंदर जो ए होगा, ए का आंशिक वाष्प दाब। जब विलयन के अंदर कोई चीज चली जाती है तो उसके दाब को सिर्फ क्या बोलते हैं, नॉट नहीं लगता है, ए लगता है। पी ए बी बताना है, क्या बताना है, ए का वाष्प दाब बताना है। ठीक है, इतनी चीजें तुमको बतानी है, एक्स ए बताना है, एक्स बी बताना है और पी ए बताना है। ठीक है ना, तो देखिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखो तुमको क्या दिया है, पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया है, पी टोटल दिया है। तो पी टोटल का तुमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है पी टोटल का फॉर्मूला, चलो इधर से शुरू करते हैं। पी टोटल का तुमने फॉर्मूला देखा है, पी टी बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, चलो रखते हैं। पी टी दिया है तुमको 600, रख दिया 600 तुमने। पी नॉट ए दिया है कितना, 450, रख दिया 450। एक्स ए नहीं दिया है, प्लस पी नॉट बी कितना दिया है, 750, एक्स बी नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में तुमको एक्स ए भी नहीं दिया है और एक्स बी भी नहीं दिया है, लेकिन हमने तुमको एक चीज़ बताई थी, हमने बताया था एक्स ए और एक्स बी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर दो ही चीज़ें हैं तो कुल मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो अगर हम एक्स बी यहाँ से एक्स बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स बी को तुम लिख सकते हो 1 और ये इधर एक्स ए जाएगा तो माइनस एक्स ए, तो पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, एक्स ए में आ जाएगी। तो तुम वहाँ से एक्स ए निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। 600 की जगह 600 रखा, 450 एक्स ए और ये 750 और एक्स बी की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 1 माइनस एक्स ए। चलो खोल देते हैं उसको। 600 बराबर 450 एक्स ए। अब 750 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा, माइनस 750 को एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 750 एक्स ए। ठीक है ना, अब सारे एक्स ए वाले एक तरफ ले आते हैं। ठीक है ना, चलो इसको ले आते हैं। 750 इधर प्लस में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 600 750 इधर आएगा, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये 450 एक्स ए है और ये माइनस का 750 एक्स ए है, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। 750 में से 450 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 300 जाएंगे ना, 300 बचेंगे। 750 में से 450 घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। आंसर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा होता है। जब प्लस या माइनस करते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है आंसर में उसी का निशान लगता है। ठीक है ना, ये तो आता ही होगा, इतने बच्चों वाली बात बताने की तो जरूरत नहीं है, इतना तो उम्मीद करते हैं कि इतना आता होगा तुम लोगों को। ठीक है ना, अब 700 में से 750 जाएगा तो 600 में से 750 हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 150। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 300 एक्स ए। ठीक है ना, अब ये माइनस से माइनस कट गया और ये 300 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। चलो इधर करते हैं, हो सकता है दिखे ना तुम लोगों को इधर। चलो इसके बाद कहाँ आना है हमको, इधर आना है। 150 और ये डिवाइड में कहाँ आ जाएगा, 300 और ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्स ए आ गया। तो 150 1 150, 150 दूना 300। तो एक्स ए बराबर तुम्हारा आ गया 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। मोल प्रभाज की कोई यूनिट तो होती नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है ना, एक्स ए आ गया 0.5। अब एक्स बी निकालना है तो कैसे निकालोगे, अभी तो मैंने तुमको बताया है कि अगर दो चीजें मिली हैं, दो ही चीजें तो मिली हैं ए और बी, उसमें से टोटल मोल प्रभाज क्या होता है, 1। एक का आया है 0.5 तो दूसरे का भी कितना आएगा, 0.5, तभी तो 1 होगा। एक्स बी बराबर क्या होगा, टोटल मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो एक का अगर 0.5 आया तो दूसरे का 1 से माइनस कर दो, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा। तो इसका मतलब एक्स ए और एक्स बी दोनों का मोल प्रभाज क्या आ गया, 0.5 और 0.5। ये दोनों आंसर हो गए तुम्हारे। और तीसरी चीज क्या पूछी थी, पी ए पूछा था, मतलब विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब। ठीक है, तो विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब जब चला जाता है पी ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। बताया था ना हमने, पी ए बराबर क्या होता है, विलयन के अंदर जो ए का आंशिक वाष्प दाब होता है वो किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का हमने निशान हटाया था तो वहां पे क्या आया था, पी नॉट ए आया था। तो इसीलिए तुमको याद रखना है, पी ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी नॉट ए एक्स ए। इससे पहले वाला जो स्लाइड था, स्लाइड मतलब नहीं, मतलब इससे पहले जो मिटा दिया हमने वहां पे तुमको बताया था। तो इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। पी ए निकालना है तुमको, पी नॉट ए कितना दिया है सवाल में, 450 रख दिया हमने 450। एक्स ए कितना निकाला तुमने, 0.5, तो 0.5 तुमने रख दिया। तो 450 का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। करके देख लेना, mm ऑफ एच जी। ठीक है ना, देखो सारी चीजें mm ऑफ एच जी में दी है प्रेशर, तो प्रेशर को तो यूनिट आएगी ना, mm ऑफ एच जी। ये तुम्हारा आ गया ए का विलयन के अंदर आंशिक वाष्प दाब। तो तुमने देखा जब शुद्ध ए था, जब ए कहीं नहीं था, अकेला ए था,
तब उसका आंशिक वाष्प दाब क्या था, जिसको पी नॉट ए बोलते हो, 4.5। तो जब वही ए विलयन के अंदर आ गया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, आधा हो गया। क्यों? क्योंकि जब विलयन के अंदर आ गया तो उसका मोल प्रभाज कम हो गया ना। जब अकेला था तो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी भी अकेली चीज का मोल प्रभाज अकेले 1 होगा, लेकिन जब विलयन में आ गया तो साथ में दूसरी चीज भी आ गई तो उसका भी कुछ मोल प्रभाज होगा, इसका भी मोल प्रभाज 1 से कम हो गया होगा। तो इसीलिए ए का आंशिक वाष्प दाब विलयन के अंदर शुद्ध वाले से क्या होता है, कम होता है। तो आंसर ये आ गया। तो ये सब आप लोगों को करना है, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम विलयन, उसमें भी यही बताएंगे। उसमें जो विलयन बनेगा उसमें क्या होगा, जो विलय होगा तुम्हारा वो ठोस होगा, मतलब विलय की वाष्प नहीं बनेगी और विलयन की वाष्प विलायक की वाष्प बनेगी। ये बात समझ में आ गई? तो इतना समझ में आ गया हो तो आप लोग जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो जरूर बताइए। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को सब्सक्राइब क्या करना है, जरूर करना है। लाइक कमेंट शेयर वेयर, जितने भी जानने वाले हैं दोस्त भाई बंधु जितने हैं सबको शेयर कर दिया करो, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी मतलब तुमको अगला चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में कमेंट जरूर किया करो। अगर ये बात समझ में आप लोगों को। और आज तो जेईई एडवांस वालों का रिजल्ट भी आया होगा, तो अगर तुम्हारे जानने में किसी का भी रिजल्ट आया हो, अच्छा आया हो, बुरा आया हो, कैसा भी आया हो, कमेंट में करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।